ऑब्जेक्ट्स को आपने जेसन में कन्वर्ट करना है या जेसन से वापस उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। फील्ड्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर ऑल लिखा है क्योंकि मुझे सारे फील्ड्स को सीरियलाइज रिसीव करना है। अदरवाइज अगर सारे ना करने हो तो आप ऑल्टरनेटिवली ऐसे लिखेंगे फील्ड्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिस्ट ऑफ फील्ड्स 2 3 4 जो भी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स की लिस्ट। जैसे टेबल में 50 कॉलम्स हैं और आपने एपीआई में 5-7 एक्सपोज कराने हैं तो आप यहाँ पे फील्ड्स इज इक्वल टू उन 5-7 फील्ड्स की लिस्ट। ठीक है, मेरे तो टेबल में कॉलम ही 3 है तो इसलिए मैं ऑल इतना काम मिला। अब मुझे बनाने हैं एपीआई एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू। ठीक है, व्यू तक पहुंचने के लिए पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, यूआरएल राउटिंग। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की urls.py फाइल में जाएंगे। प्रोजेक्ट की urls.py फाइल में इंक्लूड, यहां मैंने बोला पाथ, ब्लैंक पाथ पे क्या इंक्लूड करा ले, स्टूडेंट्स ऐप URLs। ठीक है, ताकि ब्लैंक URL देने पे आपकी स्टूडेंट्स ऐप जो है उस ऐप की urls.py फाइल चलनी। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, आपने अपनी ऐप के अंदर urls.py फाइल ऐप के अंदर गए, स्टूडेंट्स ऐप के अंदर urls.py फाइल बनाई। फाइल का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा ही होता है, कोड इसमें अलग है। तो यहाँ मैंने लिखा, नाम क्या लिखते हैं, किस पाथ पे किस व्यू पे जाना है, पाथ इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक पाथ पे कौन सा व्यू खुले, स्टूडेंट्स व्यू, स्टूडेंट्स नाम का है ये व्यू। मुझे जो आपकी views.py फाइल है उसमें बना, फ्रॉम डॉट व्यूज import students, व्यूज में मुझे स्टूडेंट्स नाम का व्यू, फ्रॉम डॉट व्यूज import। ठीक है, क्लियर है। अब आप व्यूज में स्टूडेंट्स व्यू, अब ये तो आपने नॉर्मली व्यू बना दिया। ठीक है, ये तो एक नॉर्मली व्यू आने लग गया जिससे पेज खुलने लग जाएगा। और मुझे पेज नहीं खोलना है, मुझे इसको एक एपीआई व्यू बनाना है ताकि ये एपीआई की तरह एक्ट करे, इसके थ्रू जेसन पास होके जाए। ठीक है, ये एक एपीआई एंड पॉइंट बनाना है। तो एपीआई एंड पॉइंट बनाने के लिए नॉर्मल व्यू से इसमें अलग क्या होगा, इसमें क्या होगा, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स इंपोर्ट। जो भी आपने एपीआई व्यू बनाना होगा उसके ऊपर आप डेकोरेटर लगाएंगे @API। ठीक है, इसके ऊपर आपने एक डेकोरेटर लगा दिया @API। अब एपीआई के अंदर जब मैं आपको मैंने कंज्यूम करनी बताई थी तभी मैंने आपको बताया था कि एपीआई में 4 मेन वर्ब्स होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये 4 मेन वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप इस एपीआई व्यू से क्या कराना चाहते हैं, गेट का काम कराना चाहते हैं, पोस्ट का काम कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। तो आप इस पे जो अलाउड वर्ब्स हैं वो वर्ब्स आप बताएंगे। जैसे मैंने अभी बोला कि इस पे अलाउड वर्ब है गेट।
ठीक है, ये जो मैंने एपीआई बना के दी है ये क्या करेगी, गेट करने का काम। ठीक है, क्लियर है? ये मेरे पास मेरे डेटाबेस में जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो गेट करके आपको दिखाएंगे, उसके लिए मैं ये एपीआई दूंगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स उठाने हैं, तो वो तो डेटाबेस में है, वो तो मॉडल से उठाने पड़ेंगे। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट नाम का आपका जो मॉडल है वो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट सारे स्टूडेंट्स उठा लिए, सारे के सारे स्टूडेंट्स आपने। अब एपीआई में ऐसे क्लास के ऑब्जेक्ट्स थोड़ी भेजते हैं, एपीआई में तो क्या भेजते हैं, जेसन भेजते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सीरियलाइज करना पड़ेगा, सीरियलाइज करके भेजना पड़ेगा एपीआई। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, रिटर्न, यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, तो उसके लिए मैंने लिखा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स from REST framework dot response import response। ठीक है, ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स। ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़नी थी मेरे को, यहाँ पे कई सारी क्लासेस अभी भी एक दो और करनी। रिटर्न रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या भेजना है, सीरियलाइज करके डेटा भेजना है। फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर इंपोर्ट फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर इंपोर्ट स्टूडेंट सीरियलाइज। ठीक है, तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करना है, स्टूडेंट सीरियलाइजर से सीरियलाइज करके डेटा भेजना है। किसको सीरियलाइज करो, ये जो स्टूडेंट्स आए इनको सीरियलाइज करो। ठीक है, मैनी इक्वल टू ट्रू, इसमें एक रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। यहां से सीरियलाइज होके जेसन आएगी, वो जेसन वाला डेटा आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स में भेजना है। यहां से ये आपके थे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स, आपने उन ऑब्जेक्ट्स को स्टूडेंट सीरियलाइजर की हेल्प से क्या किया, सीरियलाइज किया। उसका जो डेटा आया मैंने इक्वल टू ट्रू, तभी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बन गई। जिसमें ऐसा होता है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बन जाती है। तो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मैंने रिस्पॉन्स में क्या कर दी, रिटर्न। अब एपीआई जब रिस्पॉन्स देती है तो सिर्फ डेटा नहीं देती, जेसन डेटा तो देती जाती है, उसके साथ स्टेटस भी देती है। स्टेटस कोड भी आते हैं ना वहां से, 200 इसका मतलब सक्सेसफुल हो गया, 400 मतलब इनवैलिड रिक्वेस्ट, ऐसे। और मुझे साथ में क्या भेजना पड़ेगा, स्टेटस। तो स्टेटस के लिए फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट स्टेटस इंपोर्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट स्टेटस। तो मैंने स्टेटस क्या भेज दिया, स्टेटस स्टेटस डॉट 200 सक्सेसफुली मैंने स्टूडेंट फैच करके दे दिए, तो मैंने स्टेटस भेज दिया 200। ये मेरा एक एपीआई व्यू, ठीक है। अब मैंने इसे चलाना है, सीडी myproject python manage.py server
क्या आ गया, एपीआई आ गया। ये एपीआई क्या कर रही है, गेट वर्ब इसका चल रहा है, ये मुझे क्या दे रही है, मेरे डेटाबेस में जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़े उनका डेटा, ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स दे। अब इस एपीआई को अगर मेरा सर्वर चल रहा है तो मैं यहाँ पे ना कॉल करके पोस्टमैन में जाके भी कॉल कर सकती हूँ। पोस्टमैन के थ्रू एपीआई कॉल करते हैं ना, पोस्टमैन में जाके अपना एपीआई यूआरएल दूं, वर्ब गेट है, गेट वर्ब चलाऊं, सेंड करके देखूं, ये देखो, ये मेरा जेसन रिस्पॉन्स आ गया, ये मेरा स्टेटस 200 ओके आ गया। अगर मैं इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दूं तो मैं इसको कहीं से भी कॉल करूं दुनिया से, मेरा डेटाबेस मेरे पास, कोई भी अपनी मशीन से इसे कॉल करेगा उसको मैं ये डेटा मिलेगा। पर तब जब मैं अब इसको डिप्लॉय करूं, अभी तो ये लोकल सर्वर पे है, ठीक है, ये मैंने पहली अपनी एपीआई बना, अभी इसमें मैंने सिर्फ बनाया क्या, ये मुझे सिर्फ क्या करके दे रही है, मेरे डेटाबेस में जो स्टूडेंट्स हैं वेट करके दे रही है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले एक एपीआई कॉल करके दिखाई थी, तो क्या दे रही थी, वेदर दिखाने वाली एपीआई बताई थी, उसमें तो पैरामीटर था, कहीं में पैरामीटर भी नहीं था, जैसे लिस्ट ऑफ मूवीज दिखा रही थी, ऐसी एपीआई दिखाई थी ना, तो वो बेसिकली क्या कर रही थी, ऐसे ही अपने डेटाबेस में से डेटा उठा रही थी, जैसे मैं कन्वर्ट करके वो भेज रही थी। जब आप एपीआई के एंड पॉइंट, इसको कहते हैं एंड पॉइंट, इसको कहते हैं एंड पॉइंट, जब आप एपीआई के एंड पॉइंट को हिट करते हो तो वो डेटा आपके पास, बस उनकी एपीआई डिप्लॉयड है, तो मैं किसी भी मशीन से बैठ के उनको कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि वो सर्वर पे पड़ी है। मेरे को अभी अपनी एपीआई को क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय, ठीक है, क्लियर है। और ये होते हैं एपीआई के वर्ब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इसको पोस्ट पे चलाऊं अभी तो गड़बड़ होगी, मेथड पोस्ट नॉट अलाउड, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एपीआई वर्ब कौन सा बनाया है, गेट द नैप पोस्ट को मैंने बनाया नहीं, ठीक है। अब ये सब आपको पता कहां से चलता है, ये सब 405 एरर स्टेटस आ गया, मेथड नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये सब क्या होता है कि हम इसकी इसमें एक चीज होती है स्वैगर, इसमें नहीं होती बाय डिफॉल्ट, फास्ट एपीआई में अपने आप होती है। फास्ट एपीआई में ऑटो डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाती है, क्योंकि जब आप एपीआई देते हो ना तो एपीआई के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन। एपीआई की होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, ताकि क्योंकि मैं किसी की एपीआई को यूज करती थी तो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता था ना कि ये एंड पॉइंट है, ऐसा पैरामीटर्स चाहिए, रिस्पांस मेरे को ऐसा आने वाला है, तभी मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने फ्रंट एंड पे उसको दिखाने का इंतजाम करूंगी ना, ठीक है। फास्ट एपीआई में ये प्लस पॉइंट है। फास्ट एपीआई क्या करती है, ऑटो डॉक्यूमेंटेशन करती है। यहाँ पे Django REST फ्रेमवर्क में ऑटो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, वहां पे स्वैगर में आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन दिखने लग जाती है ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने पहला एपीआई एंड पॉइंट बनाया, ओके। अब मैं इसी में एक और वर्ब ऐड कर देती हूँ, इसी एंड पॉइंट पे, अभी गेट चल रहा है ना, मैं चाहती हूँ कि इस पे पोस्ट भी चले, मैं चाहती हूँ इस पे पोस्ट भी चले, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पोस्ट भी वर्ब ऐड कर दिया। एपीआई व्यू में मैंने सेकंड वर्ब ऐड कर दिया, पोस्ट भी। पोस्ट क्या करता है, नया रिकॉर्ड क्रिएट करता है। गेट होता है फेच करने के लिए, पोस्ट वर्ब होता है सबमिट करने के लिए, नया रिकॉर्ड, नया स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए होता है पोस्ट। अब आप यहाँ पे अब गेट चलाऊंगी या पोस्ट चलाऊंगी, एपीआई व्यू एंड पॉइंट तो यही चलेगा, तो यहाँ पे चेक लगाओ, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट है तो ये कोड चले, अगर मेथड गेट है तो ये कोड चले, एलिफ अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट है तो क्या हो वो लिखेंगे, और एल्स अगर कोई और वर्ब चलाओ
तो मैंने रिस्पॉन्स दे देना है रिटर्न रिस्पॉन्स, स्टेटस भेज दिया 405 था ना, मेथड नॉट फाउंड, मेथड नॉट फाउंड। अगर इन गेट पोस्ट के अलावा आपने कुछ चलाया तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, स्टेटस मेथड नॉट। ठीक है, अब पोस्ट का कोड में यहाँ अगर मैं पोस्ट करूं तो मुझे क्या, अब पोस्ट में डिफरेंट बात क्या है, अब मुझे एक नया स्टूडेंट क्रिएट करना है। अब स्टूडेंट किस फॉर्म में आएगा, जब आप एपीआई चलाओगे जेसन फॉर्म में आएगा। उस जेसन को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और मॉडल के थ्रू डेटाबेस में डेटा सेव। ठीक है, तो अब मैंने लिखा स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट सीरियलाइजर। सीरियलाइजर को मैंने क्या भेजा, जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के, जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के अंदर मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट डेटा के अंदर डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। जेसन का जो डेटा है वो जेसन का डेटा मेरे पास आ गया। अब ये क्या करेगा, सीरियलाइजर जेसन से वापस क्या बनाएगा, क्लास का ऑब्जेक्ट। सीरियलाइजर के दो ही काम है, सीरियलाइज करना और डीसीरियलाइज करना। यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने सीरियलाइज करके जेसन बनाई और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जेसन आई उससे वापस क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। अब इफ स्टूडेंट डॉट इज वैलिड, अगर वो मॉडल में जो कंस्ट्रेंट है उन सबको फॉलो कर रहा है, स्टूडेंट डॉट सेव, डेटाबेस में स्टूडेंट क्या हो जाए, सेव। सेव होके रिटर्न रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या भेज दिया, जो स्टूडेंट डॉट डेटा है और स्टेटस भेज दिया 201 क्रिएटेड। क्रिएटेड मतलब नया रिकॉर्ड डल गया। जब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ये स्टेटस कोड फिक्स होते हैं, ये हमारी मर्जी के नहीं है, ये फिक्स होते हैं। नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने पे ये स्टेटस चलता है, दूसरे पे ये स्टेटस चलता है। तो मैंने ये स्टेटस चला, ठीक है। इतने से क्या होगा, नया रिकॉर्ड इंसर्ट होने लगता है। पर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए भेजना पड़ेगा जेसन फॉर्म, वो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अब आपको जेसन फॉर्म में डेटा पास करना है, ठीक है। कहां से चलाऊं, यहां से चलाऊं, यहां से भी चला सकते हो। तो मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख के पोस्ट करो, या फिर मैं इसको पोस्टमैन से भी चला सकती हूँ, दोनों जगह से चला के देखो। पर यहाँ पे अब लिखने का फॉर्मेट जेसन होगा, ऐसे जैसे जेसन में ये लिखा है ना, ऐसे ही आपने भेजना है। जेसन में आप अपना डेटा पास करेंगे। आईडी आपने नहीं देना, क्योंकि आईडी तो ऑटो जनरेट कॉलम है। नेम, जो आप यहाँ से नेम इंसर्ट कराना चाहते हैं, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, अबाउट मी, जो आप डेटा ना, ठीक है। ये आपने डेटा डाला, ठीक है, ऐसे आपने डेटा डाल दिया, पोस्ट किया, कॉलम में ये मेरा रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया। स्टेटस में एक बार मैं दोबारा सेव कर दूंगी।
इंसर्ट हो गया, यहाँ पे 3 आ गए ना रिकॉर्ड। एक बार दोबारा चलाते हैं। मेथड लगाया मैंने पोस्ट, यहाँ से एक नया रिकॉर्ड मैंने लिया, भेजना जेसन फॉर्म में, यहाँ आईडी हटा दिया, नेम दे दिया, मैंने कोई कंस्ट्रेंट यहाँ से आपने जेसन से भेजा, पोस्ट किया, HTTP स्टेटस कोड मस्ट बी इंटीजर फ्रॉम डेटा तो इंसर्ट हुआ है, ओह सॉरी डबल इक्वल टू लग गया, डबल इक्वल टू कंपैरिजन करने लगा, ठीक है। ये स्टेटस भी सही है। देखो जब मैं इसे URL को खोलूंगी, ये आ रहा है 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे आने लग गए, ठीक है। अब मैं इस बार यहाँ से भी चला के दिखा सकती हूँ, पोस्टमैन पे भी चला के, पोस्टमैन पे गए, ये URL है पोस्ट मेथड। अब आपको यहाँ से डेटा पास करना है, तो डेटा पास करने के लिए बॉडी रॉ में जेसन फॉर्म आता है, यहाँ पे आप जेसन फॉर्म में डेटा पास करोगे, नेम, ये नया यूजर दे दिया मैंने, क्या थी कॉलम क्या है, तो फॉर्मेट थोड़ा करना पड़ेगा, ईमेल और अबाउट, ईमेल और अबाउट मी, इसीलिए APIs की डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको कैसे पैरामीटर्स चाहिए, कैसे सब कुछ चाहिए, वो सब आपको इस वक्त पता, ठीक है। ये आपने जेसन डाल दी, जेसन फॉर्मेट पर डाल दिया, पोस्ट सेंड किया, सेंड हो गया, ये उसने आपको रिस्पांस में क्या भेज दिया, जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ 201 नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, गेट करके देखो, सेंड, ये सारे के सारे रिकॉर्ड, ठीक है। ये मैंने अपनी API की में क्या बना दिया, एंड पॉइंट, अभी एक एंड पॉइंट बना है और उस एंड पॉइंट पे 2 गोल्स, ठीक है, क्लियर है। अब हम Django को फ्रंट एंड बनाने के लिए नहीं यूज कर रहे, कैसे दिखाना है, कहाँ दिखाना है, वो मेरी सिरदर्दी नहीं, मेरी सिरदर्दी है सिर्फ जो मेरे बैक एंड में डेटा डाला है वो आप तक पहुंचाना, बाकी फ्रंट एंड वाले का काम। कंपनीज में नॉर्मली फुल स्टैक डेवलपर्स भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, बैक एंड वाले अलग, फ्रंट एंड वाले अलग, फुल स्टैक वाले भी होते हैं, और फ्रंट एंड वाले तो जनरली ज्यादातर अलग रखे जाते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर्स का मेजर कंसर्न रहता है कि यूजर को सब कुछ सही आना चाहिए, सारे ब्राउजर्स पे आउटपुट एक जैसी आनी चाहिए, अगर मोबाइल एप्लीकेशन है मोबाइल डिवाइसेस पे आउटपुट एक जैसी, उनका काम वो रहता है कि यूजर की इंटरफेसिंग सही होनी चाहिए, बिजनेस लॉजिक सही होना चाहिए, सही से स्टोरेज होनी चाहिए, जो लॉजिक्स है बिजनेस के वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वो सब बैकएंड में, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने 2 API, एक API एंडपॉइंट, अब मैं सेकेंड API एंडपॉइंट बनाती हूँ किस चीज के लिए, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की डिटेल उठाने के लिए, जैसे हमने किया था, हमें एक मूवी दे, उस मूवी की डिटेल हमें दे, या मैं एक सिटी दूं, मुझे उस सिटी का वेदर दे। अब मुझे क्या करना है, अपनी API में एक पैरामीटर लेना है, आप मुझे आईडी दो, कौन से स्टूडेंट का आईडी चाहिए, डिटेल्स चाहिए, मैं उसी की डिटेल्स आपको, ठीक है। तो मैंने एक नया API व्यू बनाया, API व्यू, यहाँ मैंने वर्ब दिए गेट, पुट और डिलीट। आप एक रिकॉर्ड को या तो गेट कर सकते हो, या तो अपडेट, पुट इज फॉर अपडेट, अपडेट कर सकते हो, या फिर डिलीट कर सकते हो। वर्ब्स डिफाइन करिए, गेट, पुट और डिलीट।
स्टूडेंट की डिटेल दिखानी है, स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड। तो क्या करना है, गेट में उसकी डिटेल दिखानी है, पुट में उसकी डिटेल अपडेट करानी है, डिलीट पे स्टूडेंट को डिलीट। ठीक है, पहले गेट ही बनाते हैं। स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, वो स्टूडेंट गेट किया जिसका आईडी इज इक्वल टू इस स्टूडेंट आईडी वाले स्टूडेंट को ही डिटेल को मैंने क्या कर दिया, ठीक है, जो स्टूडेंट आईडी हमने डाला उस स्टूडेंट आईडी वाली डिटेल वाले यूजर को हमने क्या कर दिया, ओके। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू, अगर गेट मेथड है तो मैंने क्या करना है, जेसन फॉर्म में ये स्टूडेंट आपको दिखाने हैं, जेसन भेजनी है स्टूडेंट तो रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स सीरियलाइज करके भेजनी है, स्टूडेंट सीरियलाइजर क्या पास किया, ये वाला स्टूडेंट, स्टूडेंट का सीरियलाइज डेटा पास किया और स्टेटस दे दिया 200 रुपए। ये मेथड हो गया एक स्टूडेंट की डिटेल उठा के दिखाने के, एक स्टूडेंट की डिटेल उठा के दिखाने के, ठीक है। पर अब एंड पॉइंट में स्टूडेंट का आईडी पास होके आना चाहिए, स्टूडेंट का आईडी एंड पॉइंट में पास होके आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब ये कॉल कैसे होगा, ये तो मैंने एपीआई व्यू बना लिया ना, एंड पॉइंट को कॉल करने के लिए यूआरएल भी राउट करना पड़ेगा। अब मुझे यूआरएल्स डॉट पैन करना है, पाथ दिया मैंने स्टूडेंट डेट स्लैश इंटीजर फॉर्म में क्या आएगा, स्टूडेंट का, मतलब अब ये कैसे कॉल होगा, जो आपका यूआरएल है 127.0.0.1:8000 स्लैश स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के बाद स्लैश 1, 2 या 3 जो भी स्टूडेंट का आईडी, ये स्टूडेंट का आईडी पास करोगे तो ये व्यू कॉल होगा, स्टूडेंट डिटेल व्यू, और जो यूआरएल से आपने स्टूडेंट आईडी भेजा है वो यहाँ पे व्यू में इस एसआईडी में अपने आप आ जाए, ध्यान से समझो। अब एंड पॉइंट क्या है, अब एंड पॉइंट है जो भी आपकी एप्लीकेशन का यूआरएल है स्लैश स्टूडेंट डिटेल स्लैश यहाँ पे क्या आएगा, कोई स्टूडेंट का आईडी आएगा और वो इंटीजर फॉर्म में आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे एसआईडी में स्टूडेंट आईडी आएगा वो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया, ये उसी स्टूडेंट की आपको क्या दे देगा, डिटेल फेच करके दे देगा, क्लियर है। ये मैंने यूआरएल ओके, जरा रिफ्रेश करके देखते हैं कैसे चलेगा, स्लैश स्टूडेंट डिटेल स्लैश स्टूडेंट डिटेल ऑफ सेकंड स्टूडेंट की डिटेल आ गई, ठीक है। ये सेकंड में ये मेरा अलग एंड पॉइंट बन गया, इस एंड पॉइंट को हिट करूंगी तो ये वाला मेरा जो मैंने एपीआई व्यू लिखा है वो चलेगा, इस एपीआई व्यू से क्या होगा, जो स्टूडेंट आईडी पास होके आएगा उसकी ये डिटेल्स दिखाएगा। यहाँ ऑटोमेटिकली वैलिडेशन लगी हुई है कि ये इंटीजर होना चाहिए, मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसको इंटीजर पैरामीटर चाहिए तो इंटीजर वैल्यू मैंने 1 पास करी,
1 की डिटेल आ गई, मैंने 4 पास करी, 4 की डिटेल्स आ गई। अगर मैं कोई ऐसा आईडी दे दूं, इंटीजर ही दूं और ऐसा दे दूं जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्टूडेंट मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे यहाँ पे इफ एल्स लगा के मुझे इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहिए ताकि मेरे को ऐसे एरर मैसेज ना आए, बल्कि आए नो कंटेंट फाउंड, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर है? इतना मैंने ये मैंने एपीआई, इसको मैं चाहूँ तो उसके थ्रू चला सकती हूँ, पोस्टमैन के थ्रू भी चला सकती हूँ। वहां पे भी यूआरएल में /1 2 जो भी आईडी है वो दूंगी। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक लगाती हूँ, इफ स्टूडेंट जब नहीं आ रहा होगा तो नन आ रहा होगा ना, तो भी आ रहा था। अगर मैं कुछ और आईडी दे दूँ तो एरर आता ना, उसको कंट्रोल करने के लिए इफ स्टूडेंट नन रिटर्न रिस्पॉन्स। डेटा तो मेरे पास है नहीं, डेटा तो मैं पास कर नहीं सकती, स्टेटस ले लेती हूँ। स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट नो कंटेंट। ठीक है, ऐसा कोई कंटेंट एग्जिस्ट नहीं। अगर डेटाबेस में से इस आईडी का कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, तो अगर स्टूडेंट नाम है तो ऐसा आ जाए। ठीक है, मैं चला के देखती हूँ, देखना पड़ेगा कि गेट क्या करता है, गेट का बिहेवियर कैसा है वो देखना पड़ेगा। मुझे इसकी रिटर्न टाइप चेक करनी होगी, उसके हिसाब से हैंडल करूँगा, उसके हिसाब से हैंडल करूँगी ना, जैसे आ रहा हो। सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, /student detail /1 query set। ठीक है, 1 के केस में आया, देखते हैं डाटा कैसे आया, नाम आ गया है का, देखते हैं खाली आता है क्या, /15 एरर कहाँ पे आया, यहाँ पे ही कुछ करना पड़ेगा, गेट एरर। इफ स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, एक वो इसमें एक एग्जिस्ट भी होता है, डॉट एग्जिस्ट आईडी इज इक्वल टू, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो से आए, एल्स इसमें आ जाए। मतलब ये जो मेथड है यही एरर दे देता है कि जब एग्जिस्ट नहीं करता ना तो एरर दे देता है। पहले एग्जिस्ट करती हूँ, एक सेकंड चला के देखते हैं। मैनेजर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट।
सबसे पहले चेक किया स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर आईडी इज इक्वल टू SID, क्या इस आईडी वाला स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहा है? अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने उसे गेट कर लिया, अगर नहीं है तो नन आ गया। ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने उस स्टूडेंट की डिटेल रिटर्न कर दी और स्टेटस भेज दिया 200 ओके। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैंने स्टूडेंट स्टेटस भेज दिया 204 नो फन। एक्सेप्शंस को हैंडल करना, एज केसेस को हैंडल करना एपीआई एंडपॉइंट्स बनाते समय बहुत मस्ट होता है, क्योंकि आप अपनी एपीआई बना के किसी को बेच रहे हो, कोई आपकी एपीआई को कॉल करेगा, अब कॉल करते समय उसने कुछ वो गलत दे दिया तो उसका ब्रेक नहीं होनी चाहिए ना। एपीआई से रिस्पांस तो जाना ही चाहिए ना, तो वो रिस्पांस कंसिस्टेंट जाए, इसलिए आपको सारे एज केसेस को एपीआई में हमेशा कवर करना। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया कि अगर स्टूडेंट है तो उसकी डिटेल दे दो, अगर नहीं है तो 204 नॉट। देखो दोनों केसेस में वर्क करेगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 4 दे दूं तो ये मुझे बिल्कुल 4 की डिटेल्स दे रहा है। मैं कोई ऐसा स्टूडेंट दे दूं जो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मुझे क्या दे रहा है? स्टेटस 204 नो फाउंड। इसका मतलब ये मेरा वैलिडिटी, क्योंकि जो फ्रंट एंड पे दिखा रहा है वो इन्हीं स्टेटस की हेल्प से तो अपना दिखाएगा ना, कि अगर स्टेटस ये आया तो वो मैसेज दे देगा कि ऐसा कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, उस हिसाब से हैंडल। ठीक है, ये मैंने बनाया गेट वाला सेक्शन। अब मुझे लगाना है पुट। पुट मतलब अगर मुझे किसी स्टूडेंट को करना है अपडेट, मैंने स्टूडेंट आईडी दिया, मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, मुझे उसका नाम चेंज करना है, मुझे उसका ईमेल चेंज करना है, अबाउट मी कुछ भी चेंजेस करना है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं? एलिफ अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पुट है, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पुट है, तो पुट के केस में हम क्या करेंगे? std इज इक्वल टू, और आप ये वाली चीज जो है इसको ना इस इफ में ना लगा के पहले ही कर सकते हो कि स्टार्टिंग में, इससे पहले कि गेट पुट या डिलीट चले, सबसे पहले ही अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता ना यूजर, तो पहले से ही यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाए कि नॉट फाउंड। तो इसको ज्यादा बेटर करने के लिए ये वाला जो मैंने कोड लिखा है ना, इसको आप यहाँ ऊपर करिए ताकि गेट पुट डिलीट सब केसेस में ये चले। कभी भी अगर यूजर एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो वो आगे आए ही ना, पहले ही रिस्पॉन्स चला जाए कि नॉट फाउंड। ठीक है, मुझे पुट में स्पेशली चेक नहीं लगाना पड़ेगा कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा हो तभी काम करे। ठीक है, अब std इज इक्वल टू स्टूडेंट सीरियलाइजर, कौन से स्टूडेंट पे? जो std में स्टूडेंट आया है, क्या इसको नाम दो, स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट सीरियलाइजर, जो std पे स्टूडेंट आया है, इस पे डेटा क्या डाल दो? जो रिक्वेस्ट, मतलब इस करंट स्टूडेंट पे जो आप डेटाबेस में से ऊपर फेच करके लाए हो, इस स्टूडेंट पे क्या डाल दो? जो रिक्वेस्ट डॉट डेटा से नया डेटा है, वो नया डेटा आपने डाल दिया। इफ स्टूडेंट डॉट इज वैलिड, अगर सही है तो सेव कर दो, इससे क्या हो जाएगा? डेटाबेस में डेटा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे सेव ही मेथड होता है अपडेट के लिए, अगर एग्जिस्ट कर रहा हो सेव करो तो अपडेट हो जाता है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो सेव करो तो नया क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मिनट समझो फ्लो की ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपने कोई स्टूडेंट आईडी दिया, मैंने चेक किया कि ये स्टूडेंट आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो मैंने वो ऑब्जेक्ट उठा लिया। अगर वो स्टूडेंट आईडी है नहीं तो पहले ही रिस्पॉन्स चला गया तो नीचे आएगा ही। अगर वो स्टूडेंट आईडी है तो अब मुझे पुट में क्या करना है? अपडेट करना है, उसका पुराना नाम बदलना है। तो मैंने क्या बोला? स्टूडेंट सीरियलाइजर, सीरियलाइज करो ये जो std के अंदर स्टूडेंट है इसके ऊपर क्या डाल दो? जो रिक्वेस्ट डॉट डेटा से नया डेटा है। अब अगर ये डेटा वैलिड है तो मॉडल में कर दिया सेव, और सेव करने के बाद रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया
रिटर्न रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया स्टूडेंट डॉट डेटा और इसके साथ स्टेटस भेज दिया। अपडेटेड का स्टेटस कोड होता है 202 एक्सेप्टेड। इसका मतलब डेटाबेस में डेटा अपडेट। ये कोड चलेगा जब मैं पुट वर्ब लगाऊंगी। जब पुट वर्ब लगाऊंगी तो ये वाला कोड चलेगा। इससे डेटाबेस में स्टूडेंट अपडेट हो जाए। ठीक है, चला के दिखाऊं एक बार इसको। पोस्टमैन से चला के मैंने किया यहाँ पे पुट। ठीक है, स्टूडेंट आईडी दिया मैंने 2। स्टूडेंट आईडी 2 की डिटेल्स को मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2 का नया नाम जो आपने देना है वो बताओ। अब आपको भेजना है ना, जैसे नया नाम भेजो। नया नाम भेजा मैंने ऐसे कुछ भी डिटेल्स दी, सेंड पे क्लिक किया। यहाँ से चलाते हैं। यहाँ से मैंने गेट की जगह पुट किया। पुट में ये मैंने नई डिटेल डाली। ठीक है, पुट किया, अपडेट हो गया। ये आ गया पुट हो गया। नहीं, आप पहले वाले इसको हिट करो, ये होगी ना अपडेट, डेटाबेस में अपडेट हो गया। ठीक है, गेट पुट यहाँ भी चलना चाहिए। मेरे ख्याल से पहले से खुला हुआ है, दोबारा एंटर एक पॉइंट है मेरा। अच्छा सॉरी, मेरे यहाँ पे वो नहीं लिखा ना, स्टूडेंट डिटेल स्टैट्स। पहले इसका गेट चला के गेट चलाया, ये स्टूडेंट की डिटेल आ गई। अब मैं बॉडी में जाके रॉ यहाँ पे नई डिटेल लिखूं। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज करूँ, सेंड करूँ, अपडेट पुट करके सेंड करूँ, डेटाबेस पे अपडेट, स्टेटस आ गया 202। ये मेरा डेटाबेस में डेटा अपडेट। अब ऐसे ही मुझे चलाना है डिलीट वर्ब। डिलीट पे क्लिक करूँ तो डेटाबेस में से डिलीट होना चाहिए। नॉर्मली हम एपीआई के थ्रू क्या करते हैं, ज्यादा फेच करते हैं। ज्यादातर हम एपीआई को यूज करते हैं डेटा फेच करने के। कई बार पोस्ट भी करते हैं, जैसे जैसे आपने मेरी जैसे मैंने स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट करी, तो स्ट्राइप में भी स्टोर होता है कि इस आईडी इस मर्चेंट पे पेमेंट गई, इतने अमाउंट की पेमेंट गई। तो कई बार पोस्ट भी होता है, पर ज्यादातर गेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिलीट के लिए भी बहुत कम, कोई अपने डेटा पे डिलीट करने का राइट आपको बहुत कम देता है, तो डिलीट कम यूज होता है, ज्यादा गेट यूज होता है, रेयरली पुट और पोस्ट यूज होता है, पर डिलीट सबसे। ठीक है, एलिफ अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू डिलीट, तो डिलीट तो सबसे सिंपल है। इसमें तो क्या करना है, रिकॉर्ड ही डिलीट करना है। एसटीडी के अंदर आपके पास स्टूडेंट आया हुआ है, आप बोलो इसको डिलीट करो। स्टूडेंट आपने फेच किया हुआ है, फेच करने का काम तो ये आपने ऊपर ही लिख लिया ना एक बार। जो आपने आईडी पास किया उसका स्टूडेंट तो आपने उठा ही लिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद रिस्पॉन्स दे दिया आपने, रिस्पॉन्स
इसमें डेटा तो है ही नहीं कुछ, बस अब यही आएगा नॉट फाउंड, नो कंटेंट फाउंड, डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, आप आईडी दोगे, उस आईडी का डेटा ये क्या कर देगा, ठीक है। ये मैंने एपीआई एंड पॉइंट बनाया किस चीज के लिए, डेटा डिलीट, ठीक है। आपने इसको कर लिया, अब आप इस एपीआई एंड पॉइंट पे क्या चलाना चाहते हो, डिलीट, डिलीट हो गया 204 नो कंटेंट। अगर मैं अब ये बेस एपीआई यूआरएल डाल के गेट करूं तो 2 वाला स्टूडेंट डिलीट हो गया। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ जी। अब नेक्स्ट हम करेंगे, अब मेरी एपीआई में कुछ पैरामीटर्स भी रहे, एपीआई में कुछ पैरामीटर्स भी रहे। जैसे मेरी वेदर वाली एपीआई में सिटी का कोड, सिटी जो था वो पैरामीटर था, सिटी का नाम मैं भेजती थी तो मुझे उस सिटी का वो क्या करता था, डेटा टेम्परेचर वगैरह जो भी वेदर फोरकास्ट है वो फेच कर दिया। तो अब मैंने अपनी एपीआई में कुछ पैरामीटर भी दिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने एक कीवर्ड दिया, उस कीवर्ड से मैच होने वाले नाम वाले एम्प्लॉइज चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने एक और एपीआई एंड पॉइंट बनाना है, कैसे @API view सिर्फ गेट करने के लिए बनाना है। मैंने एम्प्लॉइज उसमें से सिर्फ क्या करने हैं, गेट, सिर्फ गेट वर्ब लगाया। सर्च मैंने एंड पॉइंट बनाना था, रिक्वेस्ट, ठीक है। इफ इसमें सिर्फ गेट चलना चाहिए, इफ रिक्वेस्ट और मेथड इक्वल टू गेट है, QRY is equal to request dot get dot get। ये QRY मेरे पैरामीटर का नाम होगा, ठीक है। ये मेरे पैरामीटर का क्या होगा, नाम। जब आप पास करोगे पोस्टमैन के थ्रू तो आप QRY नाम का पैरामीटर पास करो। इफ QRY इक्वल टू नन है, मतलब अगर आपने कुछ नहीं पास किया तो क्वेरी में आ जाए नन, नहीं तो जो आपने लिखा है। अब मुझे क्या करना है, वो सारे स्टूडेंट्स फेच करने हैं जिनका नाम इस क्वेरी से मैच करता है। जैसे हम करते हैं कि सिटी का नाम हमने पास किया तो उस सिटी का वेदर उठाना, वैसे ही मैंने क्या करना है, वो स्टूडेंट्स उठाने हैं जिनका नाम इससे मैच है। तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, कौन से स्टूडेंट्स, जिनका नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेन्स इज इक्वल टू, जिनके नाम में जो क्वेरी में लिखा है वो, ठीक है। अगर आपने क्वेरी में कुछ नहीं भेजा तो ब्लैंक आ जाएगा। अगर आपका पैरामीटर मैंडेटरी है तो ये ऑप्शन मत दो, फिर बंदे को भेजना ही पड़ेगा पैरामीटर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आ गए। रिटर्न रिस्पॉन्स में क्या करो, सीरियलाइज करके स्टूडेंट सीरियलाइजर, इन स्टूडेंट्स को सीरियलाइज करना है, ज्यादा होंगे इसलिए मैनी इज इक्वल टू 2 कर देना। ये डेटा आपने खींचा और स्टेटस दे दिया ठीक है। ये मैंने
बाय नाम का करेंगे पैरामीटर। और एंड पॉइंट को हिट करने के लिए यूआरएल राउट करना पड़ेगा। यूआरएल राउट करेंगे तब यहाँ पे ये ठीक है। और यूआरएल डॉट लाइन जाओ, पाथ सर्च पे क्लिक करें तो सर्च नाम करेंगे, ठीक है। अब मैं सर्च का व्यू चलाऊंगी, क्वेरी पैरामीटर दूंगी, जैसा मैं बोलूंगी वैसे रिकॉर्ड्स मुझे, ठीक है। पोस्टमैन से चलाते हैं, पहले इस एंड पॉइंट पे देख लेते हैं मेरे पास रिकॉर्ड्स कितने हैं। 4 1 2 3 4। अब मैंने स्लैश सर्च, ठीक है। पैरामीटर का नाम क्या है, पास क्या करना है, मैंने बोला शर्मा, इनके नाम पे आ रहा हो गेट लगेगा, सॉरी यहाँ लगेगा फिल्टर, फिल्टर लगेगा, ठीक है। जेसन में भी आ जाता है, यहाँ से जेसन फॉर्म आ गया, रिव्यू करो तो बस और टेबुलर फॉर्म में निकल, ठीक है। ऐसे आपकी एपीआई में पैरामीटर्स को पैरामीटराइज एपीआई, ठीक है। क्लियर है एपीआई कैसे बना सकते हैं, सारा नहीं हुआ अभी, सिर्फ बेसिक बताया एपीआई कैसे बना सकते हैं। एपीआई क्लास के थ्रू कैसे बना सकते हैं, एपीआई के ऊपर ऑथराइजेशन, ये तो पब्लिक एपीआई होगी, कोई भी कॉल करेगा चलेगी। एपीआई के ऊपर ऑथेंटिकेशन कैसे लगा सकते हैं कि जो मेरा कस्टमर है जिसके पास मेरा एपीआई टोकन है उसी के लिए चले, सबके लिए ना चले, वो तो बहुत जरूरी है, वो कैसे कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। क्या रे ये बना के देखिए, एक बार ऐसे करके आपने एपीआई डिप्लॉय कर दी तो आपकी एपीआई को ऑथेंटिकेशन लगा दी, तो किसी के पास भी आपका यूजर बनेगा, उसके बाद आपका टोकन होगा, उस टोकन से आपकी एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है। यही सेम चीज फिर हम करेंगे फास्ट एपीआई।